आज के क्लास में मैं मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है और मैं प्रत्येक अनुच्छेदों का बिंदुवार वर्णन करने जा रहा हूँ। अनुच्छेद 19 में वर्णन क्या है, देखो याद रखने का एक तरीका दे रहे हैं। एक में है भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी होगी या अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी होगी, लेकिन बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब एक कदापि नहीं होता है कि हमारी भाषा या हमारी अभिव्यक्ति से किसी दूसरे लोगों की भावना को ठेस पहुँचे। तो भाषा और अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब यह कतई नहीं होता है कि कोई व्यक्ति ऐसी बात बोल दे कि जिससे किसी व्यक्ति का अपमान हो जाए, या किसी व्यक्ति की भाषा से अगर किसी आदमी के वक्तव्य से किसी दूसरे देश से रिश्ता खराब हो जाए, या किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे तो इन बातों का क्या रखना पड़ता है, ध्यान। तो भाषा और व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब खुली छूट नहीं होती है। तो भाषा और व्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब होता है कि हर व्यक्ति को अपने विचार को, अपनी बातों को व्यक्त करने का, अभिव्यक्त करने की क्या दे दी गई है, भारत में क्या है, आज़ादी है। और बच्चों इसी के अंतर्गत आता है प्रेस की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता आता है? प्रेस की स्वतंत्रता आता है। देखो जितने भी टीवी चैनल्स हैं, जितने भी अखबार हैं, या जितने भी यूट्यूब चैनल वाले बनाते हैं, या जो भी बहुत आदमी पर्सनल यूट्यूब चैनल बनाता है, बहुत लोग देखा होगा एक दूसरे से पूछते, जिसको हम लोग पत्रकार कहते हैं। तो प्रेस की स्वतंत्रता, पत्रकारिता या समाचार जो टीवी न्यूज़ चैनल्स वगैरह होता है, सब किसकी आज़ादी के अंतर्गत आता है? भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा जाएगा। इसके बाद मैं दूसरा लिख रहा हूँ सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता मतलब हम शांतिपूर्ण आंदोलन भी कर सकते हैं या शांतिपूर्ण भीड़ जमा कर सकते हैं। जैसे रैली वगैरह हुआ है, किसी पार्टी का जो रैली वगैरह होता है वह किसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट मिलता है? कौची के स्वतंत्रता 19 के अंतर्गत आती कौची है? सम्मेलन की स्वतंत्रता। पहले जान लो एक बार। इसके बाद संस्था एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, संस्था एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, बनाने की स्वतंत्रता। संस्था का मतलब और संघ का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि सम्मत संस्था और संघ बनाने की स्वतंत्रता हो गई। जैसे संस्थाएं कई प्रकार की होती है, कोई राजनीतिक संस्था होता है, कोई धार्मिक संस्था होता है, कोई आर्थिक संस्था होता है। जैसे विभिन्न पार्टियां हैं, विभिन्न दल हैं, कई प्रकार के दल हैं ना, आरजेडी है, जेडीयू है, या भारतीय जनता पार्टी है, या कई तरह के क्षेत्रीय पार्टी हैं, या राजनीतिक पार्टी हैं, या कई तरह के धार्मिक संस्थाएं हैं, कई तरह के धार्मिक संगठन हैं। तो वैसा संस्था एवं संघ बनाने की आज़ादी 19 के कितना के अंतर्गत दिया गया है? 19 के अंतर्गत हो गया। इसके बाद है कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता हो गया, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ कहीं भी बसने या निवास करने की स्वतंत्रता, बसने या निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। और सबसे लास्ट में है नौकरी या आजीविका का साधन अपनाने की स्वतंत्रता, साधन अपनाने की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता। भारत के प्रत्येक व्यक्ति भारत संघ क्षेत्र में कहीं भी जाके कहीं भी आ सकते हैं और कहीं भी क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं। मेरा फंडामेंटल राइट है। बात समझ में आ रही है? मैं कहीं भी जाके बच सकता हूँ, कहीं भी निवास कर सकता हूँ, घर बना के रह सकता हूँ। यह कौन राइट है? फंडामेंटल राइट है। पहले देखो अपवाद होता था, एक जम्मू कश्मीर था। तो पहले के प्रश्नों में एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता था कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ मौलिक अधिकार रहने और बसने की स्वतंत्रता नहीं है प्रत्येक व्यक्ति को। तो पहले क्योंकि अनुच्छेद 370 था, तो अनुच्छेद 370 है ना, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य का प्रावधान था। तो चूंकि 2019 में
जानते हो ना कि अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है और 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य की जगह संघ क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो चूंकि अब अनुच्छेद 370 की बाध्यता है नहीं, तो अब कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में क्या हो सकता है, बस सकता है। पहले अब अगर पूछेगा तो अब आप जम्मू कश्मीर कभी उत्तर मत दीजिएगा, क्योंकि अनुच्छेद 370 हट गया है। अब नौकरी या आजीविका के साधन की स्वतंत्रता, तो नौकरी या आजीविका के साधन की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हम कहीं जाके, नौकरी का मतलब सामान्य भाषा में सरकारी नौकरी समझिएगा, और आजीविका का साधन का मतलब होता है रोजगार। आजीविका के साधन कई प्रकार के किया जा सकता है। कोई व्यक्ति कहीं भी जाके नौकरी कर सकता है या आजीविका का क्या अपना सकता है। आजीविका का साधन मतलब कोई आदमी अगर ठेला पर मूंगफली भी बेच रहा है तो आजीविका का क्या है, साधन है। कोई दुकान खोल के बैठा है, क्या है, आजीविका का साधन है। तो आजीविका का साधन मतलब अपनी पेट चलाने के लिए, रोजी रोटी की व्यवस्था करने के लिए कोई न कोई धंधा करना या रोजगार करना क्या कहलाता है, आजीविका कहलाता है। तो देखो बच्चों, याद करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। अनुच्छेद 19 जो है ना, वो भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार का एक तरह से समझो कि उसका रक्त है, उसका खून है। इसके बिना स्वतंत्रता के अधिकार का शायद कोई मायने नहीं रह सकता है। और ये जितने अधिकार दिए गए हैं ना, किसी भी व्यक्ति को सशक्त करता है। किसी भी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, या इसमें किसी तरह की आज़ादी है ना, या किसी व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स जो ये दिया गया है, इस आदमी को सशक्त करता है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी करता है। तो आप याद रखना एकदम आराम से कि 19 का क याद रहेगा, ख, 19 का ग, 19 का घ, 19 का अड़ा और 19 का कितना, च। अगर हम 6 को याद कर लें तो क ख ग घ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि प्रेस की स्वतंत्रता, तो मान लिया कि ऑप्शन 19 दे दिया और उसमें क ख ग दे दिया, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो इस तरह से याद रखना। आपको कितना है, 2 2 4 कितना याद रखना पड़ेगा, 6। 19 का खत्म हो गया। अब मैं आ रहा हूँ अनुच्छेद कितना में, 20 में। अनुच्छेद 20 में यह चर्चा है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी या दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक उस व्यक्ति को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सजा न दे दिया गया हो या उसे दोषी नहीं ठहरा दिया गया हो, तब तक उसे किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जाएगा। यह भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है। जैसे भारत में यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया जाता है, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अगर अपराधी घोषित कर दिया जाता है, उस अपराध के लिए उसे सजा दे दी जाती है ना, तो व्यक्ति चुनाव लड़ने के काबिल नहीं रहता। उसे चुनाव लड़ने पर क्या लगा दिया जाता है, रोक। बिहार में एक जान रहे हैं, लालू यादव को अपराध की सज़ा मिली है तो अब चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो बहुत छोटा से अगर आप कभी अपराधी घोषित हो गए ना, तो याद रखना। इसीलिए मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ ना कि किसी को अगर तमाचा मारे ना, तो अभी तुम बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि जो आज बर्दाश्त करता है ना, वही कल जाके आगे बढ़ता है। और कल जो थप्पड़ मारा है ना, उसकी थप्पड़ कभी आपके गालों तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए अभी वक्त है कि आप लोग किसी चीज़ को सहन शक्ति रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एक बार कैरेक्टर खराब हो गया, आपको किसी न्यायालय द्वारा सजा दे देंगे, तो आप नौकरी करने के भी लायक नहीं रहेंगे। तो यह बहुत बड़ी चीज़ है कि किसी व्यक्ति को, लेकिन मान लिया कि निर्दोष को बचाने का एक उपाय था संविधान में। बहुत सा ऐसा भी होता है कि बहुत से निर्दोष लोग केस में झूठ का फंसा दिया जाता है, तो व्यक्ति बेचारा कहाँ जाएगा, तब वह कहाँ की शरण लेता है, न्यायालय की। और न्यायालय साक्ष्य के अभाव में या गवाहों के आधार पर उस व्यक्ति को निर्दोष घोषित कर देता है। तब उसके लिए हुआ कि किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है या दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषी करार नहीं दे दिया गया हो। और 20 का एक मुख्य पॉइंट याद आप लोग रखना, सेकंड में कर रहा हूँ मैं, क्या किया हूँ जो अभी बताया हूँ, दोषी ठहराया जाना, ये जो बताया हूँ। और ख में याद रखना कि एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। 20 का कितना में है बच्चों, 20 का कितना में है, ख में है। बहुत एक वाक्य है, मैं संक्षेप में सुना देता हूँ
पंजाब से जुड़ा हुआ एक मैटर था। एक आदमी कोई मंत या हेमंत सिंह करके किसी अपराधी की, किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है और उसके जुर्म में वह 20 वर्ष का कारावास बाहर आ जाता है, लेकिन वो व्यक्ति झूठ का फंसाया था, वो व्यक्ति बचता है, जीवित रहता है। एक दिन जिसके हत्या के आरोप में वो मारता है, वो व्यक्ति उसके सामने आ जाता है, तो उसने पुनः उस व्यक्ति की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब बोलो, वो आदमी पर केस हुआ, तब न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय तो उसको सजा देगा, लेकिन न्यायालय ने उसे इसलिए क्षमा कर दिया क्योंकि उस अपराध के लिए वह एक बार सजा भुगत चुका था, तो एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। ऐसा अनुच्छेद में बाद में जोड़ा गया। तो अनुच्छेद कितना में है? 20 का कुछ में है, ख में है। और आप लोग भी याद रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए कदापि बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर मैंने अपराध किया है तो पुलिस बल प्रयोग द्वारा जबरदस्ती मुझसे यह नहीं कहवा सकता है कि हमने अपराध किया है, क्योंकि कोई भी अपराधी खुद को अपराधी नहीं बोल सकता है। तो ये हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने से बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद में कितना बता रहा हूं बच्चों? 20 का याद रखना, क, 20 का ख, ग। एक बार फिर बोल दूं, क में है कि किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे दोषी न ठहरा दिया गया हो। ख में है कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती है। और ग में है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध जबरदस्ती गवाही अपने विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति के, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने शरीर की रक्षा करने का अधिकार और अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद जो 21 है, आप याद रखिएगा कि यह है दैहिक एवं जीवन की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ। किसका? दैहिक एवं जीवन की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मैटर है। अनुच्छेद कितना मैं बता रहा हूँ? 21। अब मैं आता हूँ लास्ट अनुच्छेद, और अनुच्छेद कितना है उस अनुच्छेद को मैं कितना से कह रहा हूँ? 22 से। ठीक है। अनुच्छेद 22 में यह कहा गया है, यह किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के विरुद्ध एक प्रकार की गारंटी है, एक प्रकार की सुरक्षा है। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कन्फर्म हो? बिना कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद कितना में है इसकी चर्चा? अनुच्छेद कितना में है? 22 में है कि किसी व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसे पहले तो बिना कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहो। आपके पास क्या अधिकार है, संविधान ने क्या अधिकार दिया है, और अगर आपको गिरफ्तार करता है तो आपको 24 घंटे से ज़्यादा वो अरेस्ट नहीं रख सकता है, हाजत में नहीं रख सकता है। अगर उससे ज़्यादा रखता है तो उसे न्यायालय में क्या करनी होगी? शरण लेनी होगी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ निवारक निरोध अधिनियम। निवारक 2 लाइन में मैं समझा देता हूँ, हमेशा के लिए समझ जाओगे। 22 का ख में याद रखिएगा। निवारक निरोध कहता है कि किसी व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किसी व्यक्ति को बाहर रहने में हो सकता है कि शांति भंग हो सकती है। जैसे कोई इलेक्शन का समय है या पूजा का समय है, तो देखा है किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके कहाँ ले जाती है? थाना ले जाती है, और इस आधार पर ले जाती है कि अगर यह व्यक्ति बाहर रहा तो हो सकता है बाहर की शांति भंग हो सकती है या कोई अप्रिय घटना हो सकती है। इस व्यक्ति को बाहर रहने से शांति भंग होने की आशंका है। तो जब कोई पुलिस किसी व्यक्ति को इस शंका के आधार पर बिना कोई अपराध के इस आधार पर गिरफ्तार करता है कि इस व्यक्ति को बाहर रहने से शांति भंग हो सकती है या किसी प्रकार का क्राइम हो सकता है, तो पुलिस के पास एक अधिकार दिया गया और उसी अधिकार को, उसी कानून को कहा गया, कौन कानून? निवारक निरोध कानून या निवारक निरोध अधिनियम। लेकिन उस स्थिति में भी मैं बोल चुका हूँ कि 24 घंटे से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता। अगर 24 घंटे से अधिक रखना है तो न्यायालय से उसके रिमांड के लिए आदेश लेना पड़ेगा, या 24 घंटे के भीतर इस बात की सूचना कहाँ देना होगा? उच्च अधिकारियों को एवं न्यायालय को देना क्या होगा? जरूरी होगा। कल के क्लास में मैं इससे आगे बढ़ूँगा।